आज हमारे साथ कुमैल फातिमा है, जिन्होंने जामिया मिलिया से लॉ की पढ़ाई की है और अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड राइट्स ऑफ वुमेन पर काम कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमैल, हमें अपना वक्त देने के लिए। वेलकम। कुमैल, आपका स्टडी ऑफ सब्जेक्ट लॉ है, आपने क्यों और कैसे चूज़ किया? तो इसका सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। मैं जब स्कूल में हुआ करती थी तो मैं हमेशा जब 9-10 में थी तो मैं कहती थी मुझे लॉ करना है। सब कहते थे नहीं, लड़कियों का प्रोफेशन नहीं है। फिर जब 12th हो गया तो उसके बाद सब ने कहा कि नहीं, लॉ तो नहीं, तुम टीचिंग लाइन में जाओ। और मेरा हो भी गया, DLED होता है एक टीचर्स ट्रेनिंग। बट मुझे ये था कि नहीं, मुझे लॉ करना है, क्योंकि मुझे लगता है लॉ की स्टडीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा वर्सेटाइल होती हैं और बीइंग अ वुमेन वो आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर करती हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप ज़्यादा समाज से कनेक्ट कर पा रहे हो और आप अपने हुकूक़ को लेके भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हो। तो इस तरह से फिर मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा लॉ में नाम आता है। और फिर मैं थोड़ा सा सबको कन्विंस करती हूँ कि ऐसा नहीं है, सभी पढ़ाइयाँ जो होती हैं वो सबके लिए होती हैं और मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ और मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं उसे कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर लॉ किया। कुमैल, आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जामिया मिलिया का सफ़र कैसे रहा? क्या आप अपने घर में पहली जनरेशन है या किसी और ने लॉ किया है और यू आर द फर्स्ट वन? तो मैं एक हम्बल फैमिली से आती हूँ। मेरे फादर जो हैं वो जामिया में ही हैं, जामिया एम्प्लॉय हैं। और मेरे यहाँ ऐसा सच कोई जो है इस फील्ड में है नहीं, तो मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। So you are the first generation? Yes, I am the first generation lawyer. There are a lot of struggles, I think. जब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं तो आपको नहीं पता होता है आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपको सब्जेक्ट से लेके आपको इंटर्नशिप्स तक, इंटर्नशिप के बाद प्रैक्टिस तक, कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस फील्ड में करनी चाहिए, इसी सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से वही एक बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी भी चीज़ को सीखने का, क्योंकि जब चीज़ें आप खुद सीखते हैं तो वो आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो मैं फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, अभी मेरा स्ट्रगल चल रहा है फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने का। शरिया में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ वुमेन राइट्स के बारे शरिया में दिए गए प्रोविजंस वुमेन्स को लेकर बहस छिड़ जाती है। बहुत सारे लोगों का मानना है बदलते वक्त के साथ साथ कानून भी बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप शरिया के बारे में बात करते हैं तो शरिया जो है सिर्फ लॉ से नहीं, शरिया जो है 3 डिफरेंट चीज़ों से डील करता है, जिसमें आपका शरिया एक लीगल पार्ट आ जाता है, फिर उसमें आपके एक अखलाक की बात भी आ जाती है। तो शरिया जो है सिर्फ लॉ नहीं है, शरिया जो है बेसिकली वो आपको लाइफ किस तरह, ज़िंदगी अपनी किस तरह गुजारनी है उसके बारे में बताता है। और जैसे आप बता रही हैं कि मॉडर्न ज़माने में जो हम आजकल सवाल उठते हैं तो वो कमी जो है शरिया में नहीं, शरिया जो है बेसिकली कुरान का इंटरप्रिटेशन है कि कुरान में क्या दे रखा है। तो शरिया में अपने आप में कोई कमी नहीं है ये, क्योंकि आई थिंक इस्लाम जो है सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लॉज को दे रखा है उसने औरतों के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर आप आजकल के दौर में कहा जाए फेमिनिज़म, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े फेमिनिस्ट जो थे हमारे प्रॉफिट जो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ख़वातीन से शादी की थी, एक ऐसी खातून से जो उस टाइम पे एक बिजनेस वुमेन थी। हाँ, ठीक है, हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो क्या आप उससे आपको क्या समझ में आता है कि आपको लगता है कि रिग्रेसिव अप्रोच थी इस्लाम की, या जिनको हम आइडलाइज करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी अप्रोच रिग्रेसिव थी? नहीं थी। अगर आप बात करें शरिया की तो कुरान में जो 4था सूरा आता है, सूरा निसा, निसा का मतलब होता है औरत। वो पूरा सूरा जो है औरतों के हुकूक़ के बारे में बात करता है, औरतों के किस तरह से शादी में, निकाह में उनके हुकूक़ होने चाहिए, उनके बारे में बात करता है। तो जो कमी है मॉडर्न ज़माने में वो है इंटरप्रिटेशन की कमी, फ़िक़्ह जिसे कहते हैं। हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमारा वो डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन अपने आप में शरिया पूरा है। जी, क्या आपको लगता है आज की तारीख में शरिया की बुनियाद पर औरतों को अपना हकूक़ मिल सकता है? दुनिया में शायद ही ऐसा मुल्क होगा जो प्योरली शरिया के बुनियाद पर इंसाफ करता हो। अगर हम औरतों के हुकूक़ के बारे में बात करें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, और अगर सिर्फ इंसाफ के बारे में बात करें तो इस्लाम में 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, अदल और क़िस्त। आई थिंक आई एम राइट, इट्स क़िस्त, या अदल और क़िस्त।
ठीक है। और बैलेंस की बात की गई है इस्लाम के अंदर हमेशा। तो अगर आप सूरह निसा पे ना जाके अगर आप सूरह रहमान में जाते हैं तो सूरह रहमान में एक आयत है वस्समाअहा व रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, ठीक है, इल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, विच मीन्स बैलेंस की बात हो रही है। बैलेंस क्रिएट किया है ऊपर वाले ने, जिसने जन्नत क्रिएट की, जिसने आसमान को बुलंदी पे पहुंचाया है, उसने ही बैलेंस क्रिएट किया है। इम्बैलेंस की बात नहीं हुई है, बैलेंस की बात हुई है। औरतों के इक्वल राइट्स की बात भी है इस्लाम के अंदर, हर किसी के इक्वालिटी की बात की गई है। तो औरतों की भी इक्वालिटी की बात की गई है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ अब मॉडर्न लॉ ने जो है रूल ऑफ लॉ की बात होती है कि लॉ की नज़र में सब जो है बराबर होंगे। कुरान ने ये बात 1400 साल पहले कह दी है कि सब बराबर होंगे। जब आप जमात में जाते हैं तो जमात में आप देखते हैं सब बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, अमीर, गरीब सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं ना, हम एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो औरतों के लिए भी यही चीज़ है, औरतों के सारे हुकूक दिए हुए हैं। औरतों को आराम से उसके, अगर हम शरिया को अगर प्योर सेंस में लेकर आएँ, दिक्कत ये हो गई है कि जो एक्सेप्शंस हैं उनको हमने लॉ समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन की कमी है। क्यों? क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, उसने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। अगर आप तलाक की बात करें तो सिर्फ लोग तलाक को किस तरह फेमस कर रखा है कि तलाक़ बिद्दत है, ट्रिपल तलाक है। वो तो विद इन इटसेल्फ कहा जाता है कि तलाक़ बिद्दत है। आप तलाक़ हसन देखिए, तलाक़ अहसन देखिए। हसन जो है वो, हसन जो होती है वो कहा जाता है उसमें 3 डिफरेंट पीरियड्स में तलाक को प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बीच में रिकन्सिलिएशन की भी बात की गई। सूरह निसा में रिकन्सिलेशन की बात की गई है कि अगर 2 लोगों में झगड़ा हुआ है तो उनको लोग आए रिकन्साइल कराएं। तो उनको क्यों इंसाफ नहीं मिल सकता? उसी के अंदर और कहा गया है कि शौहर को जो है अपनी बीवी को मेहर देना चाहिए, उसको उसका मेहर का हक नहीं मारना चाहिए। तो अगर आप प्योर सेंस में अगर शरिया को फॉलो करेंगे तो औरतों को आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कोई लॉ है ही नहीं वुमेन के लिए। आप मॉडर्न लॉ और शरिया दोनों के बारे में पढ़ चुकी हैं। क्या आपको लगता है दोनों को रिकन्साइल किया जा सकता है? कैन देयर बी मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन द टू? रिकन्साइल आप जिस तरह आप कह रही हैं रिकन्साइल किया जा सकता है, तो आपके हिसाब से अगर हम अपने प्रेजेंट के हिसाब से देखें तो मॉडर्न लॉ और शरिया में कोई एज सच मेजर डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर हम अभी के अप्रोच देखें तो मॉडर्न लॉ में क्या है कि वुमेन को राइट मिलना चाहिए, ठीक है, वुमेन को मर्दों के बराबर राइट मिलना चाहिए, उनको तालीम मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए। अगर आप शरिया में देखें तो वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हमारा जब कुरान का जब पहला सूरा आया था, सूरह अल अलक, तो उसमें बात की गई थी इक़रा की कि पढ़ो। फिर उसमें बात की गई अल्लमल इंसाना मालम यालमू, मतलब टॉट मैन विच ही न्यू नॉट। यहाँ पे मेन जो है वो जेंडर बेस्ड मेन नहीं है, यहाँ मेन इन जनरल है। मतलब लोगों को उस चीज़ की तालीम दीजिए जो उनके पास, जिनकी तालीम वो नहीं है, उनको उस चीज़ की तालीम दो, ठीक है। तो एजुकेशन की बात कर रहा है शरिया, ठीक है। अगर आप कुरान के एस्पेक्ट में बात करें, इस्लाम उनके राइट के बारे में बात कर रहा है, उनके निकाह के राइट के बारे में बात कर रहा है। हद ये है कि अगर आप कुरान में शरिया में अगर टाइप्स ऑफ डाइवोर्स पढ़ती हैं तो उसमें एक तलाक की फॉर्म होती है लियन, आई थिंक लियान इज़ द करेक्ट टर्म, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी विमेन के ऊपर उसकी चेस्टिटी को क्वेश्चन कर रहा है तो उसके पास वहाँ पर राइट है कि वो उसको ग्राउंड बनाकर उससे तलाक ले सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी डिग्निटी की, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। तो इस्लाम तो अपने आप में ऑलरेडी इतना प्रोग्रेसिव लॉ दे रखा है। आप मॉडर्न लॉ में आप अब बात कर रहे हैं, आप 21वीं सदी में बात कर रहे हैं। 1400 साल पहले वो चीज़ शरिया में हो चुकी है। आज की तारीख में मॉडर्न लॉ के हिसाब से ही इंसाफ होता है। ऐसे में शरिया लॉ की रेलेवेंस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मॉडर्न लॉ में शरिया के रेलेवेंस को, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो चीज़ें मॉडर्न लॉ में अभी हो रही हैं, शरिया उन चीज़ों को पहले कर चुका है, ठीक है। वो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं शरिया के अंदर। आई थिंक अगर शरिया की बात की जाए, शरिया में कमी कहाँ हो रही है, तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो सोसाइटी में कमी है वो कमी है हम लोगों में। हम जो है उसको सही मतलब से उसको समझ नहीं पा रहे कि उसका सही मतलब क्या है। हम उनको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जिस तरह से उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। हमारे यहाँ अभी जूरिस्प्रूडेंस की कमी है, जूरिस्प्रूडेंस की एज इन के एक लीगल अप्रोच की। जैसे अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल दे के बताना चाहूँगी कि जब जंग बद्र हुई थी तो जंग बद्र में 70 लोग थे, आई गेस 70 जो था शायद नंबर था लोगों का, 70 या 80, जिनको जो कि एक तरह से प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। मतलब कि वो बंदी बनाए गए थे जंग जीतने के बाद। वो मक्का के थे और
मदीना में उस टाइम जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर चुके थे शायद, और वो मदीना के थे, तो ये माना गया था कि वो लोग उस सोसाइटी से आ रहे थे जो एक ऑलरेडी एजुकेटेड सोसाइटी है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम आपको छोड़ देंगे अगर आप जो है एक आदमी जो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है वो हमारे यहाँ के 10 बच्चों को तालीम देगा, ठीक है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस आप उस टाइम में देखिए। अभी हम बात करते हैं कि जेनेवा की बात करते हैं कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनके साथ कोई इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कई साल पहले कर चुके, इस्लाम में ये चीज़ पहले हो चुकी, जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो चुकी। कमी हम में और हमारी सोसाइटी में है कि हम उस जूरिस्प्रूडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और हम उसको उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरह से उसको, जिस वजह से उसको लेकर आया गया था, इसलिए हम पीछे हैं। अगर हम उसको सही उस सेंस में लेकर आए तो हम मॉडर्न लॉज तो अब बात एक्सेप्टेंस की जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है और प्लस करेक्ट इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, क्योंकि बीच में जो पेट्रियार्कल सोसाइटी आई ना, उसने उसको औरतों को एजुकेशन नहीं लेने दी, औरतों के पास इतनी तालीम नहीं थी बीच दौर में, तो वो ना तो वो समझ पाई हैं, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया उन्हें वो उस तरह से पढ़ा दिया गया है कि ठीक है जिसको जो बोल दिया वो मान लिया। तो आई थिंक हमें भी ज़रूरत है जिसको जो बोल दिया जो मान लिया वाली फेज छोड़ के हमें खुद आगे आना चाहिए, हमें खुद समझने की ज़रूरत है, रादर देन सेइंग कि मुस्लिम लॉज रेग्रेसिव हैं और औरतों के ख़िलाफ़ हैं। आई थिंक हमें उसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखना चाहिए और उसको सही मायनों में पढ़ना चाहिए। शरिया और मॉडर्न लॉ में हम अक्सर देखते हैं सेम वेव्स नहीं होती है, क्या डिफरेंस रहती है? एज अ स्कॉलर इन कॉन्ट्रडिक्शन को कैसी देखती हैं आप? आपने अभी इनहेरिटेंस की बात की, लेकिन जैसे मॉडर्न लॉ में अब कहा जा रहा है कि विमेन का राइट ऑफ इनहेरिटेंस होना चाहिए। इनहेरिटेंस मतलब कि उसको भी अपने फादर की प्रॉपर्टी से या हस्बैंड की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम, आप कह रही हैं कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ शरिया में, अब हम शरिया के बारे में बात करें, शरिया में ये डिफाइंड है ऑलरेडी कि विमेन का राइट जो है उसके फादर की प्रॉपर्टी में है, इनहेरिटेंस राइट हमारे यहाँ हमेशा से है। मॉडर्न लॉज अब लेकर आ रहे हैं कि विमेन को पार्टनर बनाना चाहिए, पिछले डिकेड में आया, अभी 1 डिकेड 1.5 डिकेड पहले। हमारे यहाँ ये राइट हमेशा से है कि औरत के पास राइट है। अगर आप हज़रत फातिमा का एग्जाम्पल देखें तो बागे फ़िदक की बात होती है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इनहेरिट किया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ हमेशा से राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। बात होती है डावर की, ठीक है, महर जिसे कहते हैं। महर का लोग कई बार गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, लेकिन महर जो होता है विमेन को एक फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में भी रखने का उसका एक जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ये है। एक तो एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट माना जाता है, साथ ही साथ एक उसको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही नहीं, इनहेरिटेंस है हमारे पास ऑलरेडी। डावर की बात होती है, अगर बात की जाए कि हद ये है कि हमारे यहाँ अगर आप कॉन्सेप्ट देखें कि अगर तलाक होती है या अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है शौहर की डेथ की वजह से, तो विमेन को इद्दत का पीरियड दिया जाता है। इद्दत का पीरियड क्यों दिया जाता है? ताकि इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट तो वो जो बच्चा है उसकी पैटर्निटी भी असर्टेन हो सके, ताकि कल को कोई इसकी चेस्टिटी को क्वेश्चन ना कर सके, ना मदर की ना बच्चे की। तो वो तो ऑलरेडी इतना प्रोग्रेसिव है, उन्होंने तो इस चीज़ को इतने पहले सोच लिया, तब तो साइंस भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को सोचा कि 4 महीने का पीरियड देना है, 4 महीने 10 दिन का, कि अगर हस्बैंड की डेथ हुई है 3 महीने का देना है, अगर डाइवोर्स हुई है, अगर नहीं हो पाई तो फिर इद्दत का पीरियड उस बच्चे की बर्थ तक एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। इद्दत में क्या होता है, अगर हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, इद्दत में ये होता है कि उस टाइम पे औरत को किसी नामहरम से मिलने की इजाज़त नहीं होती। कुरान के अंदर डिफ़ाइन कर दिया, सूरह निसा के अंदर महरम कौन होता है, उसमें कह दिया कि आप पर कुरान में लिखा है कि किन किन औरतों से आदमी का निकाह करना हराम है। तो उसमें तो ऑलरेडी कॉन्ट्रडिक्शंस जो आप अब बात हो रही है कि साइंस कहता है कि आपस में जो है इस तरह के रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए, वो सारी चीज़ें तो है। अब कई लोग क्वेश्चन उठाते हैं इस पे पॉलीगैमी पे कि मुसलमानों में जो है 4 निकाह होते हैं, तो बहुत अजीब सी बात है। इसके भी कंडीशंस हैं। इस्लाम अगर आप पढ़ेंगे, शरिया पढ़ेंगे, आप निसा पढ़ेंगे, तो उसमें जब निसा में लिखा है ना कि अगर हस्बैंड के पास चाहता है कि अगर उसकी एक वाइफ से नहीं बन रही तो वो 2, 3, 4 तक निकाह करे, ठीक है। अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो उसमें लिखा हुआ है कि उसकी भी कंडीशन है, अगर विमेन जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है या उससे मतलब उन दोनों का एक तरह से एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा है उस सिचुएशन में, फिर उसके आगे जो लाइन लिखी है वो ये है कि सिर्फ तब जब वो इस चीज़ को लेकर अश्योर कर सके कि वो उनमें इक्वालिटी कर सकता है। लेकिन उसके आगे की लाइन किसी को नहीं, इक्वालिटी तक की भी आपको और हमको पता है। उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे लिखा है कि बेहतर है कि वो एक ही से करे, बेहतर,
ठीक है कि वो इन सब सिचुएशंस के देने के बाद कहा गया बेहतर है वो एक ही से करे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है इंसान से कि वो एक की तरफ ज़्यादा रुजू हो जाएगा और दूसरे को नेग्लेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ें तो दी हुई है, कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन। मॉडर्न लॉ तो अब बातें कर रहा है, तो बहुत पहले बातें हो गई। तो यही बात है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी रिसर्च के बाद क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके कोमल? क्या आप एडवोकेट बनना चाहती है या जो लॉ स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं उन्हें पढ़ाना चाहती है? मैं पढ़ाया तो मैंने है लॉ स्टूडेंट्स को, लेकिन हाल फिलहाल मैं चाहती हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन फातिमा बीबी हैं, जस्टिस फातिमा बीबी। मैं चाहती हूँ उनकी तरह जज बनूँ। अच्छा। मैं तैयारी कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी, बाकी ऊपर वाला मालिक है, बट हाँ मेरा अभी जो है वो मैं चाहती हूँ कि मुझे जज बनना है। लड़कियों को लीगल प्रोफेशन में जाना कितना ज़रूरी समझती है, और जो जाना चाहती है उन्हें क्या क्या टिप्स आप देंगी? आई थिंक लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ बात ये नहीं है हमारी सोसाइटी में, और अगर हम यहाँ पर अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन की भी कमी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इश्यूज़ हैं वो अगर औरतों की, लड़कियों की बात करें तो आप और हम ही तो अपनी प्रॉब्लम जानते हैं ना, तो उनको बाहर कौन लाएगा, बोलेगा कौन? ये जो नैरेटिव है एग्जैक्टली उसको ख़त्म कौन करेगा, नया नैरेटिव डेवलप कौन करेगा? वो जो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा जानता है, तो अब तो आपको ही आके बोलना पड़ेगा। तो आई थिंक औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए इस फील्ड में, पढ़ना चाहिए लॉ को, और सिर्फ शरिया को नहीं बाकी लॉज को भी पढ़ना चाहिए। कंसिडरिंग अ फैक्ट कि मैं अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रही हूँ, तो आप एक संविधान पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि आप कितने लिबरेटेड हैं। अलग अलग सेंसेस में आपको राइट दिए हुए हैं जिनके बारे में हमें यूजुअली नहीं पता होता। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो सबकी सब रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या अगर आप इस्लाम की बात करें इस्लाम के अंदर, लेकिन क्या है लोगों को पता नहीं है। तो हम और आप जब आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम और आप अपने जैसे और में उसको बढ़ाएंगे उस नॉलेज को, तो वो तभी हो पाएगा। तो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए, और मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं इस फील्ड के अंदर। कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए लॉ स्पेशली परस्यू करना? लड़कियों की हमेशा प्रॉब्लम ये रहती है, अगर सोसाइटी में देखा जाए, कि उनके कहा जाता है उनके हुकूकों को दबाया जा रहा है। तो हुकूक दबाने से पहले तो उनको पता हो कि उनके हुकूक हैं, और वो हुकूक जो हैं वो उनको क्या कर सकती हैं, वो हुकूक उनके रिकग्नाइज्ड हुकूक हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली उन चीज़ों का रिकग्निशन दे रखा है। तो जब लड़कियां आएंगी उनको पता होगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो वो अपने जैसी और 4 लड़कियों को उस प्रॉब्लम में से खींच के बाहर लाने की कैपेसिटी रखती हैं। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियां इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, लेकिन आई थिंक उनका ये इमोशनली वीक होना उनकी उनका एक कैलिबर डेवलप करने में भी हेल्प करती हैं, कि वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सेंस कर पाती हैं। कि अगर कोई लड़की है सामने, वो देखेगी कोई परेशान है, तो उसको वो हाव भाव से, उसके चाल भाल से वो उसको महसूस कर लेती है। तो मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आगे आएंगी इस फील्ड में, पढ़ेंगी, काम करेंगी, तो सोसाइटी को और ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कुमाल हमें अपना वक्त देने के लिए।